everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में लेबर लॉ में आज हम लेक्चर 2 देखने वाले हैं। लेक्चर 2 में हम देखेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। इससे पहले वाले लेक्चर में दैट इज लेबर लॉ का जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने देखा कि कितने टाइप के वेजेस होते हैं, किस तरीके से बोनस एक्ट काम करता है। आज हम देखेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड किस तरीके से लेबर लॉ में चीजें हैं और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको सारे लीगल अपडेट भी मिलते रहेंगे। कोई भी समस्या हो आपकी लॉ लाइफ में, मुझसे वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, चलो सबसे पहली चीज, पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा कितना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में? आप पूछा है डिस्कस, क्या करना है भैया? डिस्कस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कमेन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, वो ये पूछा है कि जो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर है उन एम्प्लॉयर के क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, क्या उनको पूरा करना पड़ेगा ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो उनकी फैक्ट्री में वर्कमैन काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी बनी रहे, उनकी सेफ्टी प्रोटेक्ट करके रखे। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स से बताना है। और ये किसके हिसाब से बताना है? फैक्ट्रीज एक्ट में जो ऑब्लिगेशन दिया है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या कि हमें यहाँ पे किसके बारे में बताना पड़ेगा? 1-2 लाइन में पहले बेसिक इंट्रो देना पड़ेगा। किसका? फैक्ट्रीज एक्ट का। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है लेज डाउन कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन टू इंश्योर दी हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्क्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। सो बेसिकली जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो क्या करेगी? जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसमें क्या बताया गया है? हेल्थ से रिलेटेड कि भैया कोई वर्कमैन काम कर रहा है तो अगर उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है, उसके हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस रखना। ठीक है, उसकी सेफ्टी से रिलेटेड। और ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें किसमें? फैक्ट्रीज एक्ट में डील की जाती है कि किस तरीके से उसका वेलफेयर किया जाए, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट किया जाए, किस तरीके से उसकी सेफ्टी देखी जाए। ये सारी चीजें फैक्ट्रीज एक्ट में दी गई है। The obligation of employer under this act include the following, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि आपको ऑब्लिगेशन बताने किसके? एम्प्लॉयर के। तो क्या क्या ऑब्लिगेशन होंगे? सबसे पहला हेल्थ का, जो कि दिया गया है सेक्शन 11 से 20 में। किसके? फैक्ट्रीज एक्ट के। सो सेक्शन 11 से 20 में क्या एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्लीननेस ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। भैया जो फैक्ट्री जहां पे वर्कमैन काम कर रहे हैं उनकी साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा? एक सेफ्टी और एक क्लीन इन्वायरमेंट होगा। और ये चीज फैक्ट्रीज एक्ट के सेक्शन 11 में दी गई है। उसके बाद पूरी तरीके से ऑब्वियस बात है, जो फैक्ट्री में काम चल रहा है, किसी भी टाइप की फैक्ट्री हो तो कुछ ना कुछ वेस्ट और एफिलेंट्स निकल ही रहे होंगे। तो उन वेस्ट और एफिलेंट्स का क्या होना चाहिए? प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। अगर उनका डिस्पोजल नहीं होगा तो जिससे क्या हो सकता है? हाइजीन इश्यूज हो सकते हैं और हाइजीन इशू की वजह से कोई ना कोई क्या हो सकती है? बीमारी हो सकती है। किसको? वर्कमैन को। वर्कमैन की जो हेल्थ है उसको भी क्या किया जा सकता है? इफेक्ट किया जा सकता है। तो जो प्रॉपर डिस्पोजल है किसका? वेस्ट का और एफिलेंट्स का, वो किसमें दिया गया है? सेक्शन 12 फैक्ट्रीज एक्ट के दिया गया है। फिर आते हैं एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल सेक्शन 13 कि एडिक्वेट वेंटिलेशन मिले। ऐसा नहीं है कि वो काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है फैक्ट्री में, जिस वजह से वो सफोकेट कर रहे हैं तो उससे ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ पे इफेक्ट होगा। तो इसीलिए उनको एडिक्वेट वेंटिलेशन देना और पूरी तरीके से जो वर्क इन्वायरमेंट है फैक्ट्री का, जो टेम्परेचर है उसका कंट्रोल रखना। अगर गर्मी है तो उसके हिसाब से, ठंड है तो उसके हिसाब से। और ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? 13 में। उसके साथ साथ जो भी पूरा डस्ट हो रही है वहां पर फैक्ट्री में, जो फ्यूम्स यूज हो रहे हैं, उनका क्या करना? उनका एक तरीके से रोक लगाना ताकि किसी वर्कमैन को समस्या ना हो। और ये चीज सेक्शन 14 में बताई है। फैक्ट्रीज में यूजुअली ह्यूमिडिफिकेशन होता है। ठीक है, तो वो ह्यूमिडिफिकेशन जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होता है उसको एक लेवल पे कंट्रोल रखना। अगर वो चीज बढ़ जाएगी तो जो वर्कमैन काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उनको क्या होगी? उनको हेल्थ एंड सेफ्टी में इफेक्ट आएगा। और ये चीज सेक्शन 15 में दी गई है। उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट
राइट टू हेल्दी क्या, ड्रिंकिंग वाटर वाले जो होता है हमारा राइट, तो वो चीज जरूर प्रोवाइड करना कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्योर क्या मिले, प्योर पीने का पानी मिले, ताकि उससे क्या हो, उनकी हेल्थ और सेफ्टी प्रॉपर रहे। और ये चीज सेक्शन 18 में दी है। सैनिटरी कन्वेंसेस, टॉयलेट्स एंड स्पिटन्स, सेक्शन 1920। उसी के साथ साथ जो वॉशरूम्स हैं, जो सैनिटरी कन्वीनियंसेस हैं, वो भी क्या मिलने चाहिए, हर एक वर्कमैन को मिलना चाहिए। और ये किसका ऑब्लिगेशन है, ये पूरी तरीके से एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है कि उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया हेल्थ से रिलेटेड। अब जो दूसरा बताऊंगी मैं सेफ्टी से रिलेटेड, और सेफ्टी से रिलेटेड कौन से प्रोविजन में दिया गया है, दैट इज सेक्शन 21 से लेके 41, किसका, फैक्ट्रीज एक्ट में आपको सेफ्टी से रिलेटेड यहां पर बताया गया है। फिर हम आते हैं सेफ्टी में, तो सबसे पहला है दैट इज सेक्शन 21, जो कि बात करता है फेंसिंग ऑफ मशीनरी। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं जिस मशीनरी से, उस मशीनरी की प्रॉपर फेंसिंग होना जरूरी है। अगर उसकी प्रॉपर फेंसिंग नहीं होगी तो उससे क्या हो सकता है, लग सकती है किसी भी वर्कमैन को। तो उस मशीनरी की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर फेंसिंग होना चाहिए। और वो चीज किस में दी गई है, सेक्शन 21 में दी गई है, किसके, फैक्ट्रीज एक्ट के। दूसरा, प्रोवाइड प्रिकॉशंस फॉर डेंजरस मशीन, सेक्शन 22 टू 24। मान लो कोई वर्कमैन एक मशीन से काम कर रहा है और वो जो मशीन है वो क्या है, वो डेंजरस है, तो उसको किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उसको प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीजें क्या, ये सारी चीजें भी देनी पड़ेंगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसको, वर्कमैन को। उसके बाद इंश्योर द यूज ऑफ प्रोटेक्टिव गियर एंड सेफ्टी डिवाइसेस। ऐसा नहीं है आपने उनको मशीन दे दी और वो मशीन में कोई कुछ निकल गया जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ गई वर्कमैन को, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा जो एम्प्लॉयर है कि जो प्रोटेक्टिव गियर है और जो सेफ्टी ड्राइव्स है वो पूरी तरीके से सही हो। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, किस लोगों को, यंग पर्सन को, जैसे ही ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने किसी यंग पर्सन को क्या कर लिया, हायर कर लिया, और उस यंग पर्सन को आपने ट्रेनिंग दी और नहीं दी और उसके पहले ही क्या कर दिया, उसको काम पे लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उसको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से काम करना है तो गलती की संभावना ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या, ये ड्यूटी होती है एम्प्लॉयर की कि वो क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो भी यंग पर्सन ज्वाइन कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से काम की ट्रेनिंग देगा। और ये किस में बताया गया है, सेक्शन 23 में बताया गया है। फैक्ट्री में प्रॉपर एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो काम करने में। अगर गलती से कभी आग लग जाए या कुछ हो जाए तो फायर सेफ्टी होनी चाहिए। और उसी के साथ अगर किसी व्यक्ति को कभी कुछ लग जाए तो फर्स्ट एड अप्लायंसेस भी होनी चाहिए। और ये चीज बताई गई है सेक्शन 45 फैक्ट्रीज एक्ट में। उसके बाद आता है हमारा कि जो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी लेकिन आप उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रहे हो, कोई इंस्पेक्शन ही नहीं कर रहे हो, तो भैया टाइम टू टाइम यहाँ पे बोला गया है कि जो एम्प्लॉयर है उसको क्या करना पड़ेगा, एक पीरियोडिक सेफ्टी क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ पूरी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हेल्थ से रिलेटेड देख लिया, सेफ्टी से रिलेटेड देख लिया। अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे वेलफेयर से रिलेटेड। वेलफेयर दिया गया है आपका सेक्शन 42 से लेके सेक्शन 50 में, कहाँ पे, फैक्ट्रीज एक्ट के। एम्प्लॉयर जो है उनको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए वॉशिंग फैसिलिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब क्या बैठने के लिए, कैंटीन्स देनी चाहिए, रेस्टरूम देने चाहिए। और उसी के साथ वुमेन वर्कर्स के लिए भी ध्यान देना चाहिए। फिर आते हैं जो होते हैं वो वुमेन वर्कर्स को पूरी तरीके से दिए जाए। ठीक है, फिर आते हैं स्पेसिफिक ड्यूटीज, जो कि हमारा दिया गया है सेक्शन 7A, किसमें, फैक्ट्रीज एक्ट में, जिसमें ये बोला है। और ये जो सेक्शन है ना, ये बाद में इंसर्ट हुआ है, पहले इंसर्ट नहीं हुआ था एक्ट में। ओके, ये इंपोज करता है जनरल ड्यूटी किसके ऊपर, एम्प्लॉयर के ऊपर, कि वो इंश्योर करें कि जो स्पेशल ड्यूटीज हैं, मतलब रिलेटेड टू हेल्थ और सेफ्टी, वो सारी चीजें क्या, वो सारी चीजें पूरी तरीके से मेंटेन्ड हो रही हो, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। ये चीज भी किसकी ड्यूटी है, ये भी पूरी तरीके से एम्प्लॉयर को देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या बताएंगे, कंक्लूजन, कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो इम्पोज करता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर्स के ऊपर कि वो क्रिएट करें, मेंटेन करें एक सेफ और एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन। अगर वो चीज नहीं हुआ तो उसका फेलियर कंप्लाई करने में क्या हो सकता है, पेनल्टीज हो सकती है, फाइन हो सकता है एंड इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ बात करूं आपका, सबसे पहली चीज हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ कौन से सेक्शन में कवर करना है आपको, सेक्शन कौन सा, 11 से 20 में हेल्थ कवर की गई है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे किसके ऊपर, आपका हेल्थ के बाद सेफ्टी। ठीक है, हेल्थ के बाद क्या आएगा, सेफ्टी। सेफ्टी में कौन से सेक्शन में दी गई है, सेफ्टी आपकी दी गई है सेक्शन 21 से लेके 41। ठीक है, किसके, फैक्ट्रीज एक्ट के। फिर हम आएंगे क्या, वेलफेयर। वेलफेयर कहां से दिया गया है, सेक्शन 42 से लेके
सेक्शन 42 से लेके आपका सेक्शन 50 तक वेलफेयर दिया गया है। तो ये आपको 5 मार्क्स में ये तीनों चीजें बतानी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर से रिलेटेड बताना है। जो ऑब्लिगेशंस है एम्प्लॉयर के वो आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो आपको ये जो सेक्शंस है, ये जो प्रोविजंस है वो क्या करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 मार्क्स का है। क्या पूछा है 10 मार्क्स में, एग्जामिन द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क गवर्निंग द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कमेन इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द फैक्ट्रीज एक्ट, द माइंस एक्ट एंड द प्लांटेशंस लेबर एक्ट। क्या करना है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बताना है जो कि क्या करेगी, गवर्न करेगी वर्कमेन की हेल्थ और सेफ्टी इंडिया में, जिसमें आपको स्पेशल रेफरेंस देना है किसको, फैक्ट्रीज एक्ट को, माइंस एक्ट को, और उसी के साथ साथ प्लांटेशंस लेबर एक्ट को। ये 10 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वर्कमैन को किस तरीके से पूरा इसका पूरी जो बना है फ्रेमवर्क इन लेजिस्लेशन में, वो यहाँ पर आपको कवर करके बताना है। ओके, तो सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कमैन की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है किसमें, इंडस्ट्रियल में, और उसी के साथ साथ जो प्लांटेशन सेक्टर है। भाई अगर आप जो वर्कमैन काम कर रहे हैं, अगर आप उनकी सेफ्टी ही नहीं प्रोवाइड करोगे, अगर उनकी आप हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दोगे, तो वो कभी भी कुछ हो सकता है उसको, फिर वो आपका काम कैसे चलेगा आगे। ठीक है, सो जो इंडियन लेबर लॉज है वो क्या करती है, इम्पोज करती है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस किसके ऊपर, एम्प्लॉयर्स के ऊपर, कि वो क्या करे, प्रोटेक्ट करे वर्कर्स को, ऑक्यूपेशनल हजार्ड, अगर कोई ऐसा हजार्ड्स होता है उसको क्या करें, उनको प्रोटेक्ट करे। और इसी वजह से कुछ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इनके बारे में पूरी तरीके से डील करते हैं। सबसे पहला फैक्ट्रीज एक्ट जो हमने अभी देखा, फैक्ट्रीज एक्ट में बताया मैंने आपको, हेल्थ से रिलेटेड प्रोविजन दिए गए, सेफ्टी से रिलेटेड दिए गए हैं, वेलफेयर से रिलेटेड दिए गए हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये आपका मैंने यहाँ पर, हाँ ठीक है, चलो वेलफेयर से रिलेटेड दिए गए हैं। उसके बाद हम आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट, दैट इज माइंस एक्ट, क्योंकि हमसे पूछा है उसमें आपको बहुत सारे जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है वो बताने। तो जब हम दूसरा देखेंगे माइंस एक्ट, तो माइंस एक्ट क्या करता है, फोकस करता है वो भी सेफ्टी और वेलफेयर वर्कर की, माइंस में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी को ध्यान देना, उनकी हेल्थ को ध्यान देना, ये सारी चीजें माइंस एक्ट में बताई गई है। ठीक है, तो उसमें जो हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन दिया गया है वो किसमें दिया गया है, सेक्शन 19 से लेकर 21, जो कि प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविजन होना चाहिए, फर्स्ट एड मिलना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए अंडरग्राउंड में, और उसी के साथ ओपन कास्ट माइंस भी होनी चाहिए। दूसरा जो है सेफ्टी प्रोविजंस जो कि दिया गया है सेक्शन 22 से लेके 38 तक, कंपलसरी ट्रेनिंग होनी चाहिए वर्कर्स की। ठीक है, कि उनको जो भी आप दे रहे हो मशीनरी या जो भी जिससे भी काम करा रहे हो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए माइन में। ठीक है, एक्सेस होना चाहिए चीजों का, मीन्स का एक्सेस होना चाहिए, फायर और एक्सप्लोजन रिस्क की अवॉइडेंस होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और ये चीज किसमें बताई गई है, सेक्शन 58 में बताई गई है। फिर हम बात करें वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट भी दिया गया है माइंस में, ऐसा नहीं है कि काम कराते ही जा रहे हो उनको रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, आराम ही नहीं दे रहे हो, तो वो चीज सेक्शन 28 से लेकर 30 तक बताई गई है कि जो रिस्ट्रिक्ट किया जाए क्या वर्किंग आवर्स, और उसी के साथ रेस्ट इंटरवल भी प्रोवाइड किया जाए, और जो वीकली हॉलीडेज हैं वो भी क्या दिए जाए, वर्कमैन को दिए जाए। रेगुलेशन एंड रूल्स इंपावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं डिटेल सेफ्टी मेजर्स के लिए, किसमें, माइंस रूल्स में। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया ये वाले रूल्स भी चाहिए सेफ्टी के लिए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो रूल्स बना सकती है। फिर हम आते हैं प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जो ये एक्ट है वो एड्रेस करता है वेलफेयर सेफ्टी वर्कर्स का, कहाँ पर, टी में, कॉफी में, रबर में और अदर प्लांटेशन। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का हमने देख लिया कि फैक्ट्रीज एक्ट डील करेगा, उसमें जो भी सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड होगा, वेलफेयर से रिलेटेड होगा। फिर हमने देख लिया एक माइन है, माइन में किस तरीके से काम करना है वो भी माइंस एक्ट देखेगा। अब हम आते हैं कि जैसे हमारे टी के प्लांटेशन हो गए, हमारे कॉफी के प्लांटेशन हो गए, वहां पर किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी का मेंटेनेंस देखी जाएगी, वो बताया गया है प्लांटेशन लेबर एक्ट में। तो पहला, सबसे पहला हेल्थ प्रोविजन जो कि दिया गया आपका सेक्शन 8 से लेकर 13 तक, उसमें क्या बोला है, मेडिकल फैसिलिटीज, क्लीन वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो हाउसिंग है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइड होनी चाहिए, किसकी तरफ से, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरफ से हाउसिंग भी प्रोवाइड होनी चाहिए, किसको, जो वर्कमैन काम कर रहे हैं प्लांटेशन में उनको। सेफ्टी मेजर्स डिफाइन नहीं है फैक्ट्रीज और माइंस में, लेकिन ये जो एक्ट है ये क्या करता है, मेंटेनेंस सेफ और हाइजीनिक कंडीशन के लिए पूरी तरीके से बोलता है।
फिर हम आते हैं वेलफेयर प्रोविजन, जो कि दिया गया है सेक्शन 14 से लेके 18 तक। जो प्रोविजन है क्रेचेस के, कैंटीन्स के, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज के और एजुकेशनल फैसिलिटीज के चिल्ड्रन वर्कर के, वो भी क्या होना चाहिए, वो भी यहाँ पर प्रोवाइडेड होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंक्लूजन, जो फैक्ट्रीज एक्ट है, माइन एक्ट है, प्लांटेशन लेबर एक्ट है, वो क्या करता है, फॉर्म करता है बैकबोन इंडिया के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क का ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी के लिए। ये एक्ट इम्प्लीमेंटेड किया गया है रूल्स एंड रेगुलेशन से, जो कि इन्फोर्स किया जाता है लेबर इंस्पेक्टर्स और सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू। अगर हम बात करें जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, जैसे लेक ऑफ अवेयरनेस हो गया, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ वायलेशंस हो गए, वीक इन्फोर्समेंट हो गया रिमोट एरियाज में, वो क्या है, एक बहुत कंसर्न है कि आपने भाई दे तो दिया है, माइंस एक्ट में आपने चीजें बता तो दी है, लेकिन उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। जो फैक्ट्रीज एक्ट में वो कभी कभार इंप्लीमेंटेशन में क्या हो जाती है, कुछ गड़बड़ भी हो जाती है। ये चीज मैंने यहाँ पे कंक्लूजन में बताई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरा जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है वो बताया है, फैक्ट्री से रिलेटेड, माइन से रिलेटेड एंड प्लांटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 5 मार्क्स का है, और इस क्वेश्चन में आपसे एक डॉक्ट्रिन पूछी है, और ये डॉक्ट्रिन लेबर लॉ की एक इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जिसपे क्वेश्चंस आते ही हैं आपके एग्जामिनेशन में। क्या पूछा है, What is the doctrine of notional extension under workmen compensation law? Explain with an example. डॉक्ट्रिन नॉशनल एक्सटेंशन की क्या है वर्कमैन कंपनसेशन में, आपको बतानी है, और वो चीज आपको एग्जाम्पल के साथ बतानी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ओके, 5 मार्क्स से आप यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टली पूछा गया, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे कि जो डॉक्ट्रिन है नॉशनल एक्सटेंशन की वर्कमैन कंपनसेशन लॉ में, वो ब्रॉडन करती है किसका स्कोप, एम्प्लॉयमेंट का, जो कि क्या करेगी, बियॉन्ड करेगी स्ट्रिक्ट फिजिकल बाउंड्रीज को, वर्कप्लेस को और वर्किंग आवर्स को। अगर हम इस डॉक्ट्रिन की बात करें तो ये क्या करती है, जो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी होती है कंपनसेशन के लिए, जो कि एक्सटेंड करती है इंजरीज को, वो पूरी तरीके से सस्टेन की जा सकती है वर्कर की तरफ से। अगर कोई भी ड्यूटी के बाद उसको इंजरी हुई वर्कमैन को, या कोई पहले हुई, या वर्किंग आउटसाइड द प्रेमाइसेस हुई, तो वो क्या कर सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सटेंशन के बेसिस पे पूरी तरीके से क्या ले सकते हैं, कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर लीगल बेसिस बात करें तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये डेवलप की गई है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू, और वो अराइज की गई है कहां से, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में। की प्रिंसिपल देखें कि अगर एक वर्कर क्या है, इंजर्ड है प्लेस पे, और अगर टाइम रीजनेबली उसका कनेक्टेड एम्प्लॉयमेंट में अगर वो आउटसाइड प्रेमाइसेस है, तो वो क्या, वो इंजरी कंपनसेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन ए जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। अब वो फैक्ट्री में अपने वर्क हाउस से ज्यादा काम कर रहा था, बट उस ड्यूरेशन में नहीं कर रहा था। मान लो जैसे 9 से 6 था, वो 7 बजे रात में काम कर रहा था, और उस टाइम पे अगर उसको इंजरी हो जाती है क्योंकि वो प्रेमाइसिस में काम कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं कि अगर वो वर्कर बाहर जाके कहीं पर सॉरी एक्सटेंशन के हिसाब से, अगर वो वर्कर बाहर जाके प्रेमाइसिस के बाहर जाके भी सेम काम कर रहा है और फैक्ट्री के लिए काम कर रहा है, और वहां पर अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है, तो उस टाइम पे भी वो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सटेंशन लगा सकता है। उस टाइम पे भी जो एम्प्लॉयर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी इंजरी से रिलेटेड कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर एग्जाम्पल बात करें, मैंने यहाँ पे एक केस बताया है, दैट इज सौराष्ट्र सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट वर्सेस बाई वलू राजा। जो एम्प्लॉय है वो इंजर्ड हुए थे कहां पर, रोड पे, जो कि फैक्ट्री के लिए लीड करती थी, ठीक है, और ओन की जाती थी किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर ये जो एरिया है वो क्या करता है, नॉशनल एक्सटेंशन का पार्ट बनाता है, और उसी के साथ जो इंजरी है वो कंपनसेबल होनी चाहिए। मतलब इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, ये फैक्ट्री थी, ठीक है, ये फैक्ट्री के बाद ये जो रोड जाती थी फैक्ट्री के लिए, उस रोड पे ही क्या होता है, ये जो पर्सन होते हैं ए, इनको क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है। और जब ये ए अपना कॉम्पनसेशन मांगते हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो जो एम्प्लॉयर है वो कॉम्पनसेशन से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि क्योंकि आपकी इंजरी फैक्ट्री के अंदर नहीं हुई है इसलिए हम आपको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो उसके बाद जो ये ए है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि मुझे डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सटेंशन के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जो कि मुझे इस केस में नहीं दिया गया। तो जब ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोलते हैं क्योंकि वो फैक्ट्री के लिए ही आ रहे थे, वो काम के लिए ही आ रहे थे, इसी वजह से उनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल एक्सटेंशन के हिसाब से इनको कॉम्पनसेशन क्या किया जाए, इनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है।
उसके बाद कंक्लूजन दिया, क्योंकि 5 मार्क्स का आंसर लिखना है तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, हम ज्यादा घुमाएंगे नहीं उसको। डॉक्ट्रिन इंश्योर करता है फेयरनेस जस्टिस, जो कि रिकॉग्नाइज करेगी नेचर एम्प्लॉयमेंट का, और उसी के साथ साथ वो क्या, वो जरूरी नहीं है एक स्पेस और एक टाइम पे ही रिजिड हो कि भैया 9 से 6 काम के ड्यूरेशन है, 9 से 6 आपको काम करना है, तभी इंजरी होगी, तभी हम इंटरटेन करेंगे, या हमारे फैक्ट्री में जो इंजरी होगी हमारे प्रेमाइसेस में होगी उसको इंटरटेन करेंगे, नहीं। अगर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, वर्किंग आवर्स से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, तो वो इंजरी कंपनसेट होना बहुत बहुत जरूरी है, ये बोलता है क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल आपका एक्सटेंशन। ठीक है, ये हेल्प करता है कि जो वर्कर है उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए इंजरीज जो कि कनेक्टेड है उनकी जॉब से रिलेटेड, और ये चीज क्लियरली कोर्ट ने यहाँ पे कंक्लूजन में मैंने बताई है। फिर हम आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन पे, जो कि है आपका एक्सप्लेन द सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, हाउ डज इट प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज अगेंस्ट हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट रिस्क। क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को जो कि प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में, और किस तरीके से ये एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट रिस्क में, ये चीज आपको 10 मार्क्स में बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑब्वियसली मेरे से डायरेक्टली एक्ट से पूछा है तो मैं उस एक्ट के बारे में बताऊंगी। तो जो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, जिसको हम ईएसआई भी बोलते हैं, वो एक्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, जो कि एम करता है क्या, कि वो मेडिकल प्रोवाइड करे, मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, और जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो किसको दे, एम्प्लॉयज को। अगर एम्प्लॉयज को सिकनेस हो रही है, मेटर्निटी हो रही है, या एम्प्लॉयमेंट इंजरीज है, या अदर कंटिजेंसीज हैं, तो वो क्या करे, वो उनको प्रोवाइड करे। ये बेसिकली अप्लाई होता है नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे और स्टैब्लिशमेंट पे जो कि एम्प्लॉय करती है 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं इस एक्ट का, तो सबसे पहला है सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ इंश्योरेंस वर्कर्स को प्रोवाइड करना। दूसरा है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफर करना सिकनेस के टाइम पे, डिसेबिलिटमेंट के टाइम पे और डेथ के टाइम पे, एम्प्लॉयमेंट इंजरी में। रिड्यूस करना इकोनॉमिक हार्डशिप को जो कि कॉज की गई है टेम्पररी और परमानेंट लॉस अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के की फीचर्स बताएं। तो सबसे पहला क्या मिलेगा भैया, सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में मेडिकल बेनिफिट मिलेगा जो कि सेक्शन 46 में दिया गया है। हर एक मतलब जो पर्सन है उनको क्या मिलेगा, फुल मेडिकल केयर मिलेगा, जो कि किसको दिया जाएगा, एक इंश्योर्ड पर्सन को दिया जाएगा, और उनके जो डिपेंडेंट है उनको दिया जाएगा जिस दिन से उनका स्कीम में नाम होगा उस दिन से, जिसमें इंक्लूड किया जाता है आउट पेशेंट, इन पेशेंट, स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिटी केयर। फिर जो दूसरा बेनिफिट है, दूसरा फीचर है, दैट इज सिकनेस बेनिफिट, जो कि सेक्शन 46 में दिया गया है। जो कैश कंपनसेशन है वो दिया जाएगा 70% वेजेस का मैक्सिमम 91 डेज ईयर में, जो कि सर्टिफाइड सिकनेस के टाइम पे मिलेगा। और ये तभी प्रोवाइड होता है कि जब एम्प्लॉय ने क्या किया हो, एटलीस्ट 78 डेज काम किया हो, तभी उसको सिकनेस बेनिफिट दिया जाएगा। मैटरनिटी बेनिफिट, पेड लीव दी जाएंगी फुल वेज रेट पे 26 वीक्स के लिए, और जो कि एक्सटेंड हो सकती है कंडीशंस पे, और वो कवर करती हैं अगर मिसकैरेज हुआ है, मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है प्रेगनेंसी का, और कन्फाइनमेंट हुआ है, तब भी पेड लीव दी जाएंगी। जो दूसरा फीचर है दैट इज डिसेबलमेंट बेनिफिट, टेम्परेरी डिसेबलमेंट दिया जाएगा 90% वेजेस एज लॉन्ग एज द डिसेबलमेंट लास्ट। परमानेंट डिसेबलमेंट के लिए क्या होगा कि जो भी अर्निंग कैपेसिटी का लॉस होगा मेडिकल बोर्ड के सर्टिफाइड के उसके हिसाब से दिया जाएगा। डिपेंडेंट बेनिफिट जो कि सेक्शन 46 में दिया गया है, अगर इंश्योर्ड पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट इंजरी के टाइम पे, तो जो मंथली पेमेंट्स है वो क्या दिए जाएंगे, डिपेंडेंट को दिए जाएंगे। जो विडोज है, माइनर चिल्ड्रन है डिपेंडेंट पेरेंट्स के, वो भी क्या है इस पूरी स्कीम में क्या किए जाएंगे, कवर्ड किए जाएंगे। फिर इसका अलग फीचर होता है दैट इज फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी दिए जाते हैं, अगर एक फिक्स सम होता है जो कि दिया जाता है फ्यूनरल कॉज डिजीज का, जो कि इंश्योर्ड पर्सन होता है उसी को मिलता है। ये सारी रिस्क के प्रोटेक्शन भी दिया गया है। जो ईएसआई एक्ट है वो ऑफर करता है होलिस्टिक प्रोटेक्शन एम्प्लॉयज को, जो कि कवर करेगा हेल्थ रिलेटेड रिस्क को और इकोनॉमिक रिस्क हुई है उसको, और उसी के साथ ये इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं और जो उनकी फैमिलीज हैं उनको क्या हो, पूरी तरीके से सपोर्ट मिले उनके वल्नरेबल पीरियड के टाइम पे, बिना किसी भी तरीके से एम्प्लॉयर लाइबिलिटी पे रिलाई करते हुए। और कंक्लूजन मैंने दिया है कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एक वाइटल पिलर इंडिया के लेबर वेलफेयर सिस्टम का। ये मूव करता है ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉम्पनसेशन मॉडल से, और उसी के साथ इंट्रोड्यूस करता है प्रीपेड कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस, और मेक करता है कि वो लीगल इंस्ट्रूमेंट दे सके किसको, मॉडल इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट के फीचर्स में यही बताया है कि कौन से क्या दिए जाएंगे, कौन से बेनिफिट दिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला
कौन सा दिया है यहाँ पर? सबसे पहला मैंने बताया है मेडिकल बेनिफिट, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया सिकनेस बेनिफिट होता है, मैटरनिटी बेनिफिट होता है, डिसेबिलिटमेंट बेनिफिट होता है, डिपेंडेंट बेनिफिट होता है और फ्यूनरल एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें दी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है उसका यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस बताना है और वो सिग्निफिकेंस हजार्डस इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बताना है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट क्या होता है? पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट इनेक्ट किया गया था जैसे ही भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बाद, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में हम सबको पता है, जो कि हुई थी 1984 में। उसके बाद क्या मेक श्योर किया कि पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस को क्या किया जाए, बनाया जाए, ताकि वो क्या करे, इंश्योर करे इमीडिएट रिलीफ किसको, जो एक्सीडेंट के विक्टिम है उनको, जो कि हजार्डस सब्सटेंस में इन्वॉल्व थे। इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या करता है, इम्पोज करना होता है लाइबिलिटी किसके ऊपर, जो हजार्डस इंडस्ट्री के ओनर है उनके ऊपर, और उसी के साथ साथ ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है क्विक कॉम्पनसेशन के लिए बिना किसी लिटिगेशन के। ये चीज यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। बिना प्रोलॉन्ग जो लिटिगेशन है उसके बिना ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म। की फीचर सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहला मैंडेटरी इंश्योरेंस देता है ये, जो कि दिया गया है सेक्शन 4 में। हर एक ओनर जो कि हैंडल कर रहा है हजार्डस सब्सटेंस को, वो क्या करेगा, पूरी तरीके से पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको क्या करनी पड़ेगी, टेक आउट करनी पड़ेगी। ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो कि अवेलेबल है किसके लिए, विक्टिम्स को कॉम्पनसेट करने के लिए एक्सीडेंट के केस में। फिर आता है नो फॉल्ट लाइबिलिटी, जो कि दिया गया है सेक्शन 3 में। ये एक्ट प्रोवाइड करता है इमीडिएट कॉम्पनसेशन के लिए नो फॉल्ट बेसिस पे, जिसका मतलब क्या कि जो विक्टिम्स हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो प्रूव करें नेग्लिजेंस कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए। फिर हम आते हैं रिलीफ फंड, जो कि दिया गया सेक्शन 7A में। स्टैब्लिशमेंट एनवायरमेंट रिलीफ फंड का, जो कि सप्लीमेंट करता है इंश्योरेंस अमाउंट और इंश्योर करता है कि जो विक्टिम है उनको क्या किया जाए, टाइमली कॉम्पनसेशन रिसीव हो। फिर आता है पेनल प्रोविजन, जो कि सेक्शन 14 से लेकर 16 में दिया गया है। अगर एक्ट से कंप्लाइंस नहीं किया गया तो जो पेनल्टीज है, फाइन्स है, इम्प्रिजनमेंट है, वो क्या किया जाएगा, वो दिया जाएगा, जिसमें पूरी तरीके से सेक्शन के हिसाब से बताया जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें हजार्डस इंडस्ट्री में, तो ये क्या करता है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करता है स्टेट से लेके इंडस्ट्री की तरफ, इंकरेज करता है इंडस्ट्री को कि वो अडॉप्ट करें सेफर प्रैक्टिस को, और नो करता है कि जो लायबल रहे रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट। उसी के साथ सोशल सेफ्टी प्रोवाइड करता है जो लिविंग और वर्किंग लोग हैं हजार्डस ऑपरेशन के थ्रू। और उसी के साथ जो पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इंडिया के एनवायरमेंट और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, जो कि इंश्योर करता है क्विक और एक्सेसिबल कंपनसेशन विक्टिम के लिए। और उसी के साथ वो क्या करता है, जैसे हमारे एनवायरमेंट एक्ट हो गए जो कि पूरी तरीके से कवर करते हैं ये सारी चीजें, उनको भी क्या करता है, कवर करता है फाइनेंशियली अकाउंटेबल के बेसिस पे, ठीक है। सो बेसिकली अगर कोई हजार्डस सब्सटेंस में कोई काम कर रहा है तो उसको इंश्योरेंस देना, उसकी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीजें किसमें दी गई है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 5 मार्क्स का है और इस क्वेश्चन में एनजीटी से रिलेटेड, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल से रिलेटेड पूछा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एनजीटी तो हम कहीं और पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ते हैं, बट हम लेबर लॉ में भी कभी कभी इन सारी चीजों से रिलेटेड हमें देखना पड़ता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ में पढ़ते हैं और भी हमारे बहुत सारे लॉज हैं, उसमें हम एनजीटी को देखते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ द नेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल इन एडजुडिकेटिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय हजार्डस इंडस्ट्री। तो अब जैसे हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं उनके वजह से क्या हो गया भैया, इन्वायरमेंट पे दिक्कत हो गई, डैमेज हो गया, तो वो केसेस कहाँ जाते हैं, नेशनल एनजीटी जाते हैं। तो किस तरीके से एनजीटी उसमें काम करेगा हजार्डस इंडस्ट्री से, वो आपको 5 मार्क्स से बताना है। तो यहाँ पर एनजीटी स्टैब्लिश किया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में, ताकि वो हैंडल कर सके इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये बेसिकली स्पेशलाइज करता है जुरिसडिक्शन सिविल केसेस के ऊपर, जिसमें इन्वॉल्व किया जाता है इन्वायरमेंटल लॉस, जैसे हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया और उसी के साथ साथ पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। जो की रोल्स है हजार्डस इंडस्ट्री केसेस में वो है आपका एडजुडिकेशन किसका, इन्वायरमेंटल डैमेज का। जो एनजीटी है वो केस हेयर करता है पॉल्यूशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से रिलेटेड और हजार्ड से रिलेटेड जो कि कॉज किए गए फैक्ट्रीज की तरफ से, केमिकल प्लांट्स की तरफ से एंड माइनिंग की तरफ से। एप्लीकेशन अगर हम बात करें की प्रिंसिपल की, तो ये इन्फोर्स करता है पॉल्यूटर पे को, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को, जो कि इंश्योर करेगा क्या, इंडस्ट्रीज की अकाउंटेबिलिटी को। कॉम्पनसेशन एंड रिस्टोरेशन की बात करें तो ये क्या करता है, एनजीटी अवार्ड करता है कॉम्पनसेशन विक्टिम्स को और उसी के साथ जो डैमेज हुआ है उसका भी क्या करता है, रिस्टोरेशन करता है।
फिर स्पीडी जस्टिस, जो ट्राइब्यूनल है वो मैंडेट करता है कि केसेस क्या हैं, जल्दी से जल्दी उनको डिस्पोज किया जाए विद इन 6 मंथ्स में, और उसी के साथ साथ फास्टर रिलीफ देता है एज कम्पेयर टू रेगुलर कोर्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो जो विजैक एलजी पॉलीमर्स केस है जो कि 2020 का है, एनजीटी ने क्या किया था, सुमोटो एक्शन लिया था और उसी के साथ साथ इंटरिम क्या किया था, फाइन इम्पोज किया था जो कि पूरी 50 करोड़ रुपए का था। और किसके ऊपर किया था, उस कंपनी के ऊपर किया था जो कंपनी क्या कर रही थी, हजार्डस चीजें यूज करते हुए एनवायरमेंटल को डैमेज कर रही थी। कंक्लूजन की बात करें तो जो एनजीटी है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो हजार्डस इंडस्ट्रीज हैं वो क्या रहे, पूरी तरीके से अगर किसी भी तरीके का इन्वायरमेंटल हार्म हो रहा है तो उसके लिए लायबल हो, उसके लिए कॉम्पनसेशन दे, और उसी के साथ जो पब्लिक हेल्थ है और जो इकोलॉजिकल सेफ्टी है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, सो ये सारे हमने हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड देखा, जिसमें हमने पहले देखा फैक्ट्रीज एक्ट का बेसिक्स देखे, उसके बाद हमने देखा कि कौन से एक्ट में अलग अलग एम्प्लॉयर की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड देखा, माइंस एक्ट से रिलेटेड देखा, प्लांटेशन से रिलेटेड देखा। ठीक है, उसी के साथ हमने पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट का देखा, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो आया था, उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा, एनजीटी से रिलेटेड रूल देखा हजार्डस इंडस्ट्री का। ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर 2 था, हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। उसी के साथ साथ ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेबर लॉ के। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।